चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स वर्ड जो है ना, ये आपके फिजिक्स में सुन रखा है हमने। जब काइनेटिक्स की बात करते हैं या काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो बात किस चीज की आती है? रेट की। इस वर्ड को सुना कभी आपने, रेट को? यस सर। क्या होता है ये? टाइम। तो किसी चीज को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूं तो वो आपका रेट कहलाता है। अब मैं जैसे एक चीज लिखता हूं, केमिकल रिएक्शन में रेट क्या काम करेगा? अच्छा, आपने रेट में आपने ये चीजें देखी बेटा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या ये रेट है? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का रेट क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वैसे ही मैं अगर आपसे कहूं कि क्या कंसंट्रेशन का भी रेट हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक? अब हम बात करते हैं आपसे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स जिसमें हमने रेट की बात करी। रेट का मतलब किसी चीज को हम टाइम से डिवाइड करें, और यहां पे हम चीज लेके चल रहे हैं कंसंट्रेशन। तो अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो मुझे बताओ ये कंसंट्रेशन क्या होता है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कई सारी कंसंट्रेशन पढ़ी थी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स वाली कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है कुणाल? जी सर। भैया थोड़ा सा बोलो, थोड़ी आवाज कम आ रही है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, वही बताता हूं मेरे को। कंसंट्रेशन को हम नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है? अब जरा इधर ध्यान दो, मैं एक जनरल सी इक्वेशन लिख रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम में भी देखा था हमने थोड़ा सा रेट। असलियत में इक्विलिब्रियम में पहले रेट ही समझाना चाहिए। हम एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। मिश्रा जी? यस सर। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ये दिख रही है इक्वेशन? हाँ सर। इसमें ये रिएक्टेंट्स हैं। यस सर। और वो वाले प्रोडक्ट्स हैं, सी और डी। ए और बी तो रिएक्टेंट है। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, और स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है कुणाल? सर कोएफिशिएंट है। हाँ, स्टोइचियोमेट्रिक। ठीक है। अब मिश्रा जी कहेंगे भैया स्टोइचियोमेट्रिक है। स्टोइचियोमेट्री बेटा मेजरमेंट है। क्या है? मास की, वॉल्यूम की, या इनकी आपस की रेशियो की। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि भाई जो कुछ लॉज हैं, जैसे मान लो मास हमेशा कंजर्व रहता है, इसे कहते हैं कंजर्वेशन लॉ। मतलब इधर का रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। फिर रेशियो की बात आती है, इधर की वॉल्यूम की रेशियो इधर की वॉल्यूम की रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, वॉल्यूम की रेशियो अगर मैं यहां पर देखूं 1:3 की रेशियो है, और यहाँ 2 और 5 की रेशियो है, तो हमेशा यही रेशियो चलती रहेगी। अगर मैं 1 को 2 करता हूं तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, और अगर फिर इस 2 को भी मुझे 4 करना पड़ेगा, और 5 को 10। ऐसे करके रेशियो चलती है। वॉल्यूम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए रेशियो चलती है, और मास हमेशा कंजर्व रहता है। मिश्रा जी ठीक है? ठीक है सर। ये बात समझ आई? हाँ सर। तो इसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर N2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और देता है NH3, ठीक है, तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट है, और आगे लिखे हुए नंबर 1, 3 और 2 आपके स्टोइचियोमेट्रिक प्रोडक्ट है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और NH3 आपका प्रोडक्ट है। ठीक? ठीक है सर। जी सर। मिश्रा जी इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ आ रही है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बता दिए। क्या ये मुमकिन है मैं लिख दूं कि N2 की कंसंट्रेशन है, H2 की कंसंट्रेशन है, या NH3 की कंसंट्रेशन है?
अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ये 10 ग्राम है, ये 15 ग्राम है और ये 20 ग्राम बन रहा है, तो तुम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो ना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। हाँ सर। भाई नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप ये तो किसी के भी निकाल सकते हो, N2 के भी, H2 के भी, NH3 के भी। मिश्रा हाँ जी, सर। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाल लूं N2 के, H2 के और NH3 के, और मुझे पता हो इनका वॉल्यूम टोटल का, तो क्या मैं यहां पर कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन N2 की, कंसंट्रेशन H2 की और कंसंट्रेशन NH3 की, ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, याद रहेगा? हाँ सर। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में N2 लिखता हूं तो इसका मतलब समझ जाना कि कंसंट्रेशन की बात चल रही है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं रेट कैसे निकालेंगे हम इनकी कंसंट्रेशन का, टाइम से डिवाइड करके। हाँ सर, रेट तो टाइम से ही डिवाइड करके निकाल। तो रेट ऑफ N2 क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट ऑफ H2 क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट ऑफ NH3 क्या होगा? ठीक बेटा? ठीक है सर। ठीक है। किसके यहां तक बात समझ नहीं आई कि रेट क्या होता है और कंसंट्रेशन क्या होती है? बोलो बच्चों। नैन्सी बात समझ आई? हाँ जी भैया। आगे चलो, अब जरा ध्यान देना। अगर कोई आपसे पूछे इस रिएक्शन में रिएक्शन कहां जा रही है, इक्विलिब्रियम के साइन का मतलब होता है आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं, सिर्फ फॉरवर्ड के लिए, नैन्सी बेटा अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्टेंट्स कम हो रहे होंगे और प्रोडक्ट बढ़ रहे होंगे। फॉरवर्ड का मतलब यही होता है, बोल। हाँ जी भैया। लेकिन टाइम तो कांस्टेंट होगा ना भाई, टाइम तो वही रहेगा। मान लो तुमने कहा भैया ये दोनों ना 30 मिनट रिएक्ट करे, तो इसको बनने में कितना टाइम लगा? वो 30 मिनट ही तो लगा जितनी देर में वो मिले। मिश्रा जी बात ठीक है? सही है सर। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, तो आप कहोगे भैया आप ना इसको एक तो ऐसे दिखा सकते हो, ये रेट है, ये भी रेट है और ये भी रेट है। जिसको गलत लगे टोक देना। लेकिन तीनों की स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग है। हाँ सर। वो इनवर्स में आएंगे बेटा, ठीक है? ठीक है बोल बेटा। ठीक है सर। अब एक चीज और, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो ये माइनस प्लस के साइन क्या की सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस और प्लस के साइन सर माइनस मतलब रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, प्लस मतलब वो जिसका कोएफिशिएंट है वो बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तू यूं कह सकता है भैया किसी रिएक्शन में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो मैं वहां प्लस लिख दूंगा और कम हो रही है तो माइनस, ठीक? हाँ सर। तो ये हो गया तेरा रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज देख बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन सबकी इक्वल है। जितनी देर में N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ, उतनी ही देर में NH3 बनता है। तो N2 अपने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, H2 अपने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है और NH3 अपने कोफिशिएंट से, ठीक है? और ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, वो उस चीज को समझाने के लिए मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया है? बोलो प्लस और मिश्रा जी। माइनस। साइंस का।
प्लस और माइनस का। तो अगर मैं एक जनरल सी इक्वेशन लेता हूं, जो पीछे भी ली थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ए तो इस इक्वेशन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात मैं बता चुका हूं। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा 1 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। माइनस का मतलब रिएक्टेंट, प्लस का मतलब प्रोडक्ट। तो मिश्रा जी ये बातें ठीक है या गलत है? अगर सही है रिएक्शन सर। बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट का साइन चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ जी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट कम होएगा तो उसका साइन चेंज नहीं हो जाएगा? अब देखो भाई, इसी का कह रही है भैया, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो क्या करोगे आप? अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली साइन उल्टे कर देंगे, अपने आप मतलब साइन इसके चेंज कर साइन देंगे। सारे ऑपोजिट कर देंगे। हाँ ठीक। सर एक चीज ध्यान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम रीच करना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, अगर इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं भी हुई तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फिर भी चलेगा। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। एक चीज याद रखना, जी, सर। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस का नहीं निकाला जाता, उन इक्वेशंस का भी निकाला जाता है जो सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, हम तो सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर दोनों आ रहे थे, तो दोनों दिख जाएंगे एक साथ। ठीक, जी सर। आगे चलूं? यस सर। अब देख, एक तो ये चीज समझ में आई कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है 1 अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और साइन के हिसाब से पता चलता है वो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। ठीक, जी सर। ठीक है, तो इसके अंदर हम कंसंट्रेशन वगैरह निकालेंगे, हम अपना काम चला लेंगे। अब बारी आती है, क्या कंसंट्रेशन से ही काम चलेगा या प्रेशर से भी काम चला सकते हैं? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में देखा था कि हम कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रेशर भी एक ऐसी वो फिजिकल क्वांटिटी थी जिसका इस्तेमाल करते थे, वो भी सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए करते थे? गैस के लिए। तो हम यहाँ पे प्रेशर की बात भी कर सकते हैं। अब जरा इधर ध्यान दो सर हाँ जी बोलो। सर फिर तो टेम्परेचर से भी कर सकते हैं ना? टेम्परेचर से नहीं करते, टेम्परेचर सबके लिए एक जैसा ही रहता, मतलब अलग अलग नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, पूरी रिएक्शन के लिए। ठीक है। अब जरा इधर ध्यान दो, यहां तक बात समझ आई? ये रेट समझ आया? हाँ यस सर। सर। इस क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा है 0 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, 150 सेकंड, 200 सेकंड, 800 सेकंड तक। ठीक है, और नीचे कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर की, तो ये पता चल गया आपको नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वाली कंसंट्रेशन है। तो इस कंसंट्रेशन को अगर आप टाइम से डिवाइड करते जाओगे, टाइम इंटरवल के साथ, तो आपके पास आपका रेट आता जाएगा। देखो भाई, तो यहां से एक चीज और समझे हम, रेट निकालने का एक और तरीका क्या है। देखो, अगर मैं कंसंट्रेशन को ग्राफिकली समझाऊं तो देखो, क्या ये ग्राफ समझ आता है आपको? इधर देखते हैं, ग्राफ इधर समझते हैं। कुणाल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसका ग्राफ लग रहा है? कंसंट्रेशन घट रही है। सर रिएक्टेंट का लग रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है टाइम के साथ। यस सर। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। किसी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेंट है केमिकल, उनकी कंसंट्रेशन ले ली हमने वाई एक्सिस के तौर पे और टाइम ले लिया एक्स एक्सिस के तौर पे, और अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये रिएक्टेंट्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? रिएक्टेंट्स। और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो
प्रोडक्ट। और अगर ये किसी एक टाइम के बाद ये सीधा हो जाता है ग्राफ, तो ये बात हमें क्या समझाती है? इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही, कौन बोला? तो इक्विलिब्रियम यहां आ गया, ये वो पॉइंट था जहां इक्विलिब्रियम रीच कर गया। सर दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है क्या प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली घटता है? एक मिनट आया बेटा तेरे पास। तो ये देखो, आपको इक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है ब्लैक लाइन के बाद, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। जी सर। तो टाइम के साथ ये ग्राफ समझ में आ रहा है? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेके यहां तक क्या चेंज आया कंसंट्रेशन में? बढ़ी है, घटी है? सर घट गई। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट गई। और उसी का उल्टी बात करूं मैं प्रोडक्ट की, तो बढ़ गई। टाइम तो वही रहता है ना, हमेशा इंक्रीजिंग होता है, टाइम कभी घटता नहीं है। ठीक है? जी सर। कोई ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब, मैंने रिएक्शन चालू की थी 9:30 बजे और 9:20 पे, यानी कि 10 मिनट पीछे चला गया मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज की, एवरेज रेट ऑफ कंसंट्रेशन की, तो आप कह सकते हो कि भैया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 हमेशा के लिए। अब वो डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के लिए C2 छोटा होगा, C1 बड़ा होगा, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट के लिए C2 बड़ा होगा। ठीक? ठीक है सर। जी सर। अगर किसी की एवरेज रेट पॉजिटिव आ रही है तो मतलब बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट की, और अगर नेगेटिव आ रही है तो रिएक्टेंट की। ये बात ठीक है? चलते हैं। ठीक है सर। तो अब जो पीछे मैंने ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ को देख के आप कह सकते हो कि भैया एक तो होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। होता है? जी सर। एवरेज रेट का क्या मतलब है और इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है? सर एवरेज एक कहते टाइम लिमिट के लिए होता है, मतलब सर कहते सिग्निफिकेंट टाइम के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस सर किसी एकदम पर्टिकुलर टाइम पे होता है। जैसे ये पर्टिकुलर टाइम पे हो गया, ये एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने। सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे मैंने यहाँ पे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया और उसकी ये दो वैल्यू निकाल ली। एक हो गई आपकी ये जो y एक्सिस है, इसको मैंने ले लिया डेल्टा C, और जो x एक्सिस था उसको ले लिया डेल्टा T। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है सर। तो ये DC और DT जो बना, ये बना आपका DC बाई DT इंस्टेंटेनियस रेट। ये बात समझ आई? ग्राफिकली भी समझ गए अब हम? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, और सर। इसके बाद इक्विलिब्रियम आया, जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन गए, यानी कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट कम हो रहा है। ठीक है? अब मेरी बात सुनो, हमें रेट समझ आ गया और इस तरीके से एवरेज समझ आ गई। रेट दिखाने का एक तरीका तो हमें समझ में आ गया। इसके एग्जांपल अगर हम एनसीईआरटी में देखते तो पहला ही है, अगर वो कहे कि इसका एवरेज रेट डिटरमाइन करो तो आप क्या करोगे? चेंज निकालोगे। जैसे 0 से 50 के लिए टाइम तो हो गया 50 माइनस 0, और कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है? 0.0905 माइनस 0.100। बोलो। सर ये एवरेज हुआ, अगर हम सर। इंस्टेंटेनियस निकालने को बोले तो। हाँ, वो चेंज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस निकालना है ना, तो तेरे को उसका पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो, इसकी एवरेज निकाल सकते हो बेटा, इस वाले की एवरेज निकालो, इसका एक पॉइंट बनाओ, फिर इसकी एक एवरेज निकालो 50 और 100 की, उसका एक पॉइंट बनाओ, फिर 100 और 150 की। मिश्रा जी समझ रहे हो? हाँ सर समझ आ रहा है।
फिर उसके बाद आप टाइम और मोल के बीच में ग्राफ बनाओगे। देखो सर उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे? हाँ, उन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा मैं। 0, 50, 150, 100, 150 ऐसे करते करते 800 तक जाऊंगा और उन उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से उन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। तो मान लो अभी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही है? 0.13 और 0.017 हो गई। तो ये मैंने घट रही है। पॉइंट, हाँ ये मैंने पॉइंट प्लॉट करे पॉइंट प्लॉट। अब इस कर्व को बनाऊंगा पॉइंट के हिसाब से। अब इस कर्व पे कोई भी एक इंस्टेंट ले लूंगा जहां पे मुझे साफ टाइम और कंसंट्रेशन दिखाई दे रही हो, तो वो बन जाएगा डीसी बाई डी टी। क्लियर मिश्रा जी, Yes, बात sir. समझ आई? हाँ जैसे सर। मान लो मैंने कहा 150 सेकंड पे कितनी कंसंट्रेशन सीधी सीधी दिखाई दे रही है, तो तुमने कहा भैया 0.72। ऐसी एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। 0.072 तो आपकी 0.072 डिवाइडेड बाय 150 ये बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस। रेट। ठीक, ठीक है सर। समझ आया? हाँ सर। अब जरा इसको देखियो, ये पीछे क्या कह रहा है इसके आंसर में। देखो ये ग्राफ बनाया, दिख रहा है ये, और इसने 600 सेकंड पे ग्राफ लिया है। सारे बच्चे ध्यान दो, 600 सेकंड पे ये देख रहा है कि कितनी कंसंट्रेशन आ रही है। 0.025 ले लो, जैसे मेरे को इसका फोर्थ पार्ट लग रहा है ये, ठीक है। तो 0.025 डिवाइडेड बाय 600 आ जाएगा। और इसने सारी आ वैल्यू जाएगा। निकालने के लिए सबकी एवरेज निकाली है। सबकी क्या निकाली है? एवरेज। तो एवरेज निकाली, उसके बाद उनसे ग्राफ बनाया, फिर इंस्टेंटेनियस बनाया। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया होगा। हाँ सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। 4.2 एग्जांपल नंबर 4.2, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially N2O5 की कंसंट्रेशन इतनी थी, दिख रही है कंसंट्रेशन है, और 184 मिनट के बाद वो रिड्यूस होके इतनी हो गई। तेरे को दो कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है, C1 और C2। हाँ सर। क्वेश्चन में C1 दिया है और C2 भी, और टाइम भी। तो क्या आप कह सकते हो कि भैया हम यहां से एवरेज रेट निकाल लेंगे? सर 184 मिनट। 184, अच्छा ठीक है, बोलो ठीक है कि गलत है? सर ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को देखना बेटा सारे बच्चे। इस रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी दिखाई दे रहे हैं आपको। इसका 2, इसका 4, इसका 1, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। जी, तो नीचे सर। देखो आंसर में इसने इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इनवर्स में लिया, हाँ सर। और माइनस साइन का मतलब कि ये रिएक्टेंट है। बोलो। ठीक है। जी सर। तो एवरेज रेट हो गया हाफ डेल्टा, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन टाइम कितना था? 184 मिनट, और चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी आई है? 0.28 माइनस 2.33, ठीक है? बोलो। जी सर। अब देखना जरा, ये आ गई वैल्यू। यहां से आपको यूनिट भी दिखाई दे रही होगी रेट की। मोल पर लीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन को उठा लो, ये जो है इस रिएक्शन के हिसाब से जो आपको दिखाई दे रही है N2O5 के हिसाब से, क्या आप कह सकते हो कि भैया हाफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय टाइम, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए, इक्वल होगा 1/4
कंसंट्रेशन ऑफ NO2, बोलो। हाँ जी भैया। जी सर। हाँ और क्या टाइम सब में सेम लगेगा? हाँ जी। यस सर। जी सर। बिल्कुल सही। तो अब अच्छा, अगर वो यूं पूछ ले कि NO2 की कंसंट्रेशन निकालो, ये तो हमने निकाल लिया सॉल्व करके, तो क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं इससे? यस सर। हाँ कर देंगे। ये बात सही है या गलत है? सही है। सही है सही है सर। सर। वही अगला क्वेश्चन है। तो पहले तो कहता था रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर्स, मिनट्स, सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने 184 के हिसाब से मिनट में निकाल लिया तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने में दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। और आर में कन्वर्ट करने में? बिल्कुल नहीं। सर। तो वैसे अब कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, हो जाएगा जी सर। इक्वेट। मिश्रा जी हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक और तरीका है, रेट लॉ। क्या कहता है रेट लॉ? अगर हमें कोई रिएक्शन दी हुई है जिसमें रिएक्टेंट है A और B और प्रोडक्ट है C और D, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेज टू द पावर उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है सर। तो नोट में आप ये लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, हाँ सर सही है। तो यहां से मिश्रा जी हमें पता चला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कोई, यस सर। इसे मैंने रेट कांस्टेंट नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो, ए और बी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, के एक रेट कांस्टेंट है, और रेट वही हमारा डीए बाई डी टी या डीबी बाई डी टी या डीसी बाई डी टी जो भी पीछे देखा था। ठीक है, अब ठीक है एक बार इनकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। हाँ सर। रेट, हाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, वो कैसे निकालें? हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं भाई जो रेट है ना वो है के रिएक्टेंट्स की पावर n। ठीक है, कह सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रेट है के कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। वो n जो है वो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट्स के क्या है उनसे देखकर पता लगाया जा सकता है। ठीक, जी सर। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूं इस हिसाब से यूनिट कैसे निकालेंगे हम के की, तो देखो इक्वेशन फिर से, रेट इज इक्वल्स टू के, यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा दूं, रिएक्टेंट को आर। ठीक, तो के हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n। बोलो बच्चों। हाँ सर। जी सर। तो आप कह सकते हो भैया रेट की तो हमें यूनिट पता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसकी क्या होती है? मोल पर लीटर रेज टू द पावर n। बोलो। जी सर। इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसकी पावर भी 1 कर दो। मैंने सेकंड को थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको के की यूनिट क्या है। मोल पर लीटर, बेस तो सेम था तो पावर तो ऐड होंगी, और डिवाइड हो रही है तो सब्ट्रैक्ट होगी, 1 माइनस n। ठीक है बेटा। यस सर। जी सर। तो यूनिट आ गई आपकी, और यहां पर Yes, n क्या sir. है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं देखो। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, 0। इनके हिसाब से के क्या होगा, यूनिट क्या होगी के की? मोल पर लीटर क्या थी? 1 माइनस n, 1 माइनस 1 पर सेकेंड। इसमें मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सर 2 से ऊपर नहीं हो सकता। अभी 2 से ऊपर नहीं है, 2 से ऊपर हो सकता है। तो यहां से ऑर्डर आया, वो सॉरी यूनिट आई पर सेकेंड, और यहां से यूनिट क्या आई बेटा? जगह कम है मेरे पास। मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है। मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले में क्या आई? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यूनिट, अच्छा के की यूनिट दे रखी हो तो तुम ये पता लगा सकते हो ऑर्डर क्या है। मान लो अगर किसी के की यूनिट ये दे रखी हो तो तू ऑर्डर पता लगा लेगा। हाँ सर, पता कर सकते हैं। हाँ, इस वाले फॉर्मूले से इक्वेट करके मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, इस फॉर्मूले को देखते हुए हम n निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। जी सर। तो हमें ऑर्डर समझ में आ गया, और ऑर्डर से के यूनिट समझ में आ गई। भैया एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब बताना क्या होता है? भाई देख, इसको ऑर्डर ही समझ नहीं आया अभी तक। देख, N2 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और NH3 बना रहा है। ये 1, ये 3 और ये दे रहे हैं 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है तेरे को? बोल बेटा। 4। लेकिन ये ध्यान रखो कि यहां 4 ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। 4 भी हो सकता है, 4 मैक्सिमम है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अच्छा, ये पॉसिबल है दो रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट रिएक्ट ही ना कर रहा हो? हो सकता है। हाँ सर, फिर ऑर्डर 0 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि दो रिएक्टेंट आपने लिए हैं और उनमें से कोई एक चीज जो है वो कम रिएक्ट कर रही है, दूसरी ज्यादा कर रही है? तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 2.5, 1.3। तो किसी इक्वेशन को देखकर सिर्फ हम ऑर्डर पता नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का ही सम करेंगे। ठीक? ओके भैया। एक बात, दूसरी बात, एक बार अगर किसी रिएक्शन को देकर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर ही आप ऑर्डर बताओगे, लेकिन वो उसका मैक्सिमम ऑर्डर है, उससे कम ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है? जी सर। दूसरी बात, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। देखो भाई, सीधी सी एक रिएक्शन लेते हैं। कुणाल, पानी लिया, ठीक है, टी लीव्स की,
ठीक है, और दूध लिया, चीनी ली, ये सब रिएक्ट करते हैं। जी सर। लेकिन एक तूने एल्यूमिनियम का कंटेनर भी लिया, पता है, ये तुझे पता है ना, हवा में तो बनाएगा नहीं चाय को। जी सर। तो क्या बन गई? चाय। गर्मा गर्म। कैसी? सर गरम करने से। अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज लग रही है जो तेरे को चाय में ऐसा लगता है कि भैया वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुई? पानी, सर एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करा। तो मैं तेरे से पूछूं कि इस रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिसका ऑर्डर 0 है? एल्यूमिनियम। तो 0 ऑर्डर की सिग्निफिकेंस है ना। 0 ऑर्डर का मतलब जो रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब सर वो रिएक्टेंट में होगा बट उसका ऑर्डर 0 होगा। हाँ, तो ये मत सोचना भैया 0 ऑर्डर का क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहे हो भैया। 0 ऑर्डर का मतलब है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो रिएक्टेंट में तो है ना। तो उसको कैसे समझाओगे? दो चीजें रिएक्ट कर रही थी, दोनों ने रिएक्ट करके फलाना प्रोडक्ट बनाया, वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। अच्छा, अभी एक चीज सुनो, अभी ना स्टार्टिंग में जब मैं पूछता हूं सब बच्चों से, तो कुणाल ने एक अच्छी चीज बताई थी। कुणाल ने कहा भैया आपको पता है जो रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। ये कुणाल तूने ये खुद ही बोला था ना। यस अब सर। मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती क्या है? सर एक बड़ा न्यूक्लियर टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियर बना देता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन बड़े न्यूक्लियर का, हाँ, बड़े न्यूक्लियर का छोटे चीजों में टूटना। अब मान ले तूने कहा कि भैया वो Z था, वो टूटा X और Y में। तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि Z कितने हैं? 1 है, 2 है, 5 है? बता। बहुत सारे होते हैं। अरे 1 है इस वक्त रिएक्शन में। सर एक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आएगा? 1। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। अब बता, अब तूने क्या कहा था कि सारे डिसइंटीग्रेशन, हाँ, तो अब पता चला फर्स्ट ऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्टेंट ही बोल एक होता है। अच्छा, बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, उनको हम रिएक्टिंग पार्टिकल्स नहीं मानते, ही याद रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। ठीक है, हीलियम को मानेंगे। किसको मानेंगे? हीलियम अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनको मानेंगे। ठीक सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, उसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सर वो 0 ऑर्डर है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, ना पहले रिएक्ट किया ना दूसरे ने और प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोच, ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन हो रही थी लेकिन अब रुक गई। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ बदलता है। रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ बदलता है। दो चीजें रिएक्ट कर रही थी, रिएक्शन तो हो चुकी कंप्लीट, खत्म हो गई रिएक्शन, तो अब ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 0। हाँ, तो जिनमें प्रोडक्ट जल्दी मिल जाता है, जिनमें प्रोडक्ट जो रिएक्शन तेज करती है, फास्ट करती है रिएक्शन है, जिनमें प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो उस टाइम के बाद। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज होता रहता है और ऑर्डर भी। जैसे मैं तेरे से कहूँ, हाँ जी बोलो। यहाँ ऊपर आपने जब ऑर्डर निकाला था तो आपने दोनों को ऐड किया था। अब जब आपने एग्जांपल दिया मुझे, तो बेटा एक बात बता, सिंपल सी एक रिएक्शन जो तेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन में कहीं टाइम दिखाई दे रहा है तेरे को? क्वेश्चन का आंसर तो तू उस हिसाब से देगा ना जो तेरे को क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ N2 reacts with H2 gives you NH3। तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि कितनी चीजें कैसे रिएक्ट करी। मैंने कुछ नहीं बोला ना कि आधे घंटे बाद बता या 2 घंटे बाद बता। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बनाता हूं तो उसके अंदर मैं टाइम मेंशन करूंगा। क्या मेंशन करूंगा? टाइम नहीं भैया, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ भैया। यहाँ आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐड किया था दोनों में। हाँ, सिंपल। हाँ, और ये जब नीचे रिएक्शन दिया था आपने रेडियो एक्टिव हाँ, का एग्जांपल, हाँ, ये हाँ, 1 निकाला था। हाँ, हेलो तो एक्स किसका का
क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही तो है, अच्छा ठीक है। जेड का। प्रोडक्ट थोड़ी देखते हैं इसमें। हाँ समझ गया। सर अगर प्रोडक्ट्स में आयन्स हुए तो? प्रोडक्ट में चाहे कुछ भी हो, प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन कोई लेना देना नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा और अगर- इससे मतलब नहीं है। सर अगर रिएक्टेंट्स में हो तो? रिएक्टेंट्स में आयन हो तो बात अलग हो जाएगी, क्योंकि आयंस के लिए, हाँ आयंस को भी तुम वही ऑर्डर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी बातें समझ आई?